अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर जगह तबाही मची हुई है। जॉब्स 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 जॉब्स, बट क्या रियलिटी में जॉब्स अवेलेबल हैं या फिर लैक ऑफ स्किल के फैक्टर के नाम पे जो लोग स्पीच देते हैं वो सही है? क्या गवर्नमेंट अपने 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर के प्रॉमिस को पूरा कर पाई, या गवर्नमेंट जॉब्स में सीट अवेलेबल होने के बाद भी खाली क्यों है? लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके लिए आई थिंक वो बटन टैप करना होगा, लेकिन मेरे लिए पर्सनली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन जहाँ पे लोगों को हर तरह की चीज़ों की नीड है, चाय से लेके कॉफ़ी तक की, घर से लेके गाड़ी तक की, जूतों से लेके कपड़ों तक की, यहाँ तक की शादी से लेके घूमने तक की, इतनी चीज़ों की नीड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, नहीं? अकॉर्डिंग टू 2024 अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 3 में से 1 इंसान अनएम्प्लॉयड है, जिसका परसेंटेज अर्बन एरियाज में ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल एरियाज, जबकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि टेक्निकल डिग्री होल्डर और डिप्लोमा ग्रेजुएट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है उन लोगों से जो लोग आर्ट्स या कोई और सब्जेक्ट्स में डिग्री होल्ड करते हैं, जिसका परसेंटेज 2022 में 29% से बढ़ के 40% हो गया। जबकि IITs और NITs में ये हालत है कि ग्रेजुएट्स को 10 LPA से भी कम का पैकेज लेना पड़ रहा है, जो कि IIT और NIT में काफ़ी कम पैकेज माना जाता है। द हिंदू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब 22% स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT दिल्ली किसी भी कंपनी के अंदर जॉब नहीं ले पाए। तो अब आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि IIT में आपका प्लेसमेंट हो गया तो सब सही हो जाएगा, तो प्लीज़ इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि स्किल्स की कमी होगी तभी प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो किसकी कमी है वो? उन लोगों की, या फिर पैसा ऐंठने वाले उन कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो झूठे प्लेसमेंट के एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? और कॉलेज में 80% सब्जेक्ट वो पढ़ाए जाते हैं जो रियल लाइफ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। देखा जाए तो एक इंसान मैक्सिमम 40 साल तक जॉब में काम करता है, उसके बाद वो रिटायर होने की सोचता है। तो सोच के देखो, अगर एक इंसान 40 साल तक काम कर रहा है तो कितनी ही जॉब्स अवेलेबल हो पाएंगी। लेकिन सबसे ख़राब बात तो ये इंडिया में कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रही है लेकिन जॉब्स उतनी ही कम प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को उल्टी ही जॉब्स में काम करना पड़ता है, लाइक एज अ डिलीवरी बॉय, एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर और एज अ वेंडर। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसी हालत इंडिया के यूथ के साथ होना मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और बिगेस्ट फेलियर है, क्योंकि सीट के लिए 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा तो कर देते हैं, लेकिन क्या वो जॉब्स वाकई में क्रिएट हो रही हैं? हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। गुजरात कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट शक्ति सिंह गोयल ने 15 अप्रैल को बताया कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कोई घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र है। 2014 से अब तक हुए कामों को बताने के बजाय बीजेपी अपने नए स्लोगन्स और नए प्रोमिसेस के साथ मैनिफेस्टो में आ रही है। 2 करोड़ जॉब्स का वादा करके, मतलब अभी तक 20 करोड़ जॉब्स, अगर मैं 10 साल का इंटरवल देखूँ तो 2014 से 2024 तक का, तो अभी तक 20 करोड़ जॉब्स अवेलेबल होनी चाहिए, जबकि 13.6 करोड़ जॉब्स छीन ली गई। अब इसमें गवर्नमेंट का पूरा हाथ तो नहीं है, लेकिन हाँ, हाथ ज़रूर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैनिफेस्टो 1 घंटा 40 मिनट तक चली, जिसके बाद जर्नलिस्ट को कोई भी क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं थी। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि आगे आने वाले 10 सालों में 100 स्मार्ट सिटीज़ होंगी। तो आखिर कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? चलो, ये चीज़ एक तरीके से डिले भी हो जाती है, लेकिन फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्लेशन का प्रॉमिस, जबकि महंगाई अभी आसमान छू रही है। अगर मैं इंडिया की इन्फ्लेशन रेट देखूं तो 2023 की, जो कि 5.4% है प्रीवियस ईयर से, जबकि अगर मैं गैप देखूं टोटल 2014 से लेकर 2023 तक का, दैन इन 10 या 9 सालों के अंदर 66.1% इंक्रीमेंट हुआ है इन्फ्लेशन के अंदर। मतलब जो चीज़ आप 2014 में खरीदते थे वो अब 1.5 टाइम ज़्यादा है 2023 के अंदर। अब महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, लेकिन जो अर्निंग है लोगों की वो अभी भी उतनी की उतनी ही है। बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस और किया था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 से लेकर अब तक 1 लाख से ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया लॉस की वजह से। तो उसमें एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पर हरियाणा और पंजाब के लोग बीजेपी की रूलिंग पार्टी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वो फार्मर्स इतने एंग्री क्यों थे?
तो हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस खराब करती जा रही हैं हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, जिसकी वजह से फार्मर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल बर्डन से, बढ़ती हुई महंगाई और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की बदलने की वजह से। इंडिया में मेडिकल और इंजीनियरिंग दो ऐसी फील्ड हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इन्हीं फील्ड के अंदर है। 2023 में पूरे इंडिया से 11.7 लाख टोटल कैंडिडेट्स ने जी मेंस के पेपर के लिए एनरोल किया, जिसमें आईआईटी की सीट्स 17,385 थी, एनआईटी की सीट्स 23,954 थी और ट्रिपल आईटी की सीट्स 7,746 थी, जिसमें टोटल अगर देखो तो 49,000 सीट्स हो गई। मतलब लोग अगर आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जान लगाकर भी कोशिश करें तब भी 15 में से सिर्फ एक इंसान को ही एनआईटी, आईआईटी और ट्रिपल आईटी की सीट मिल पाएगी। लेकिन इस सब के बाद भी जी मेंस की एनरोलमेंट 8% पर ईयर के साथ बढ़ती जा रही है। अभी 50,000 लोग जी मेंस का पेपर तो अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इस कॉलेज की एडमिशन फ़ी पे करना सबकी बात नहीं है। वो बात अलग है कि 5 से 10% लोगों को इस पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर टॉप आईआईटीज़ की बात करें लाइक आईआईटी बॉम्बे, जिसके बीटेक की कोर्स की फ़ीस पर सेमेस्टर 1,19,000 है और टोटल 4 साल की फ़ीस की बात करें तो 11,40,000 रुपये। लेकिन यहीं पर SC, ST, PW कैंडिडेट्स की बात करो तो उनकी 4 सालों की फ़ीस सिर्फ 1,75,000 रुपये है। तो क्या जनरल कैटेगरी के अंदर गरीब लोग नहीं होते कि जनरल और ओबीसी में सब पैसे वाले होते हैं? जबकि एनएसओ के अकॉर्डिंग फैमिली की मीडियन इनकम 2023 से लेकर 2024 तक 1,72,000 थी, मतलब अप्रॉक्स 15,000 मंथली। और ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस की बात करी अभी हमने। अगर प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनकी एनुअल फ़ीस अराउंड 5 लाख पर एनम होती है। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि पटियाला में है, उसकी फ़ीस बीटेक की अराउंड 20 लाख रुपीज़ है। या फिर SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, जिसकी एनुअल फ़ीस अराउंड 3,60,000 रुपीज़ है। अब इसके लिए मिडिल क्लास को या तो लोन लेना पड़ेगा या तो अपनी वो किडनी बेच दे, और जब कुछ भी नहीं होता तो ये सीट्स खाली रह जाती हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 70,000 में से 54% सीट्स खाली गई हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अगर 2023 का टोटल डेटा देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में 12 लाख में से सिर्फ 8 लाख की सीट्स भरी गई हैं, बाकी सीट्स खाली गई हैं। अब डिमांड तो उससे ज़्यादा है इंजीनियर बनने की, लेकिन ये सीट्स खाली क्यों जा रही हैं? फर्स्ट रीज़न जैसे कि मैंने बताया था, हाई फीस। कॉलेजेस लाइक आईआईटी दिल्ली, जिनकी फ़ीस 2022 में 26,000 थी, जबकि 2023 में वही फ़ीस 53,000 कर दी गई, मतलब लगभग 100% की हाइक। सेकेंडली, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज, आप इसमें कितना भी पैसा दे लो, लेकिन पढ़ना आपको खुद से ही पड़ेगा। अभी अभी आईआईटीज़ में एक नई प्रॉब्लम निकल के सामने आई, जिसमें पता चला कि आईआईटीज़ के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं वो बिलो एवरेज काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की रिसर्च फैसिलिटी और कॉलेज की इमेज को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है लैक ऑफ इंडस्ट्री रेडी स्किल्स। जो पूरे इंडिया में परसेंटेज है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का जिनको इंटर्नशिप मिलती है, वो सिर्फ 6.5% है, जबकि 2022 में 2,60,000 लोगों में से सिर्फ 17,000 लोगों को इंटर्नशिप मिली। 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वो हैं जिनके पास कोई भी प्रैक्टिकल स्किल की नॉलेज नहीं है, जिनकी कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट है। होता क्या है कि कॉलेज के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है और काफ़ी पुराना करिकुलम चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट होता है वो कभी भी प्रिपेयर नहीं हो पाता कंपनीज़ को फेस करने के लिए। आई थिंक ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि एजुकेशन के अंदर जो करिकुलम है पुराना, उसको हटा के एक नया करिकुलम डाला जाए। आई थिंक मेरे लिए वो गवर्नमेंट को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। वैसे तो वो ज्ञान था जो आपको डेटा के अकॉर्डिंग पता चला, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉलेज में 80% चीज़ें बेतुकी होती हैं, क्योंकि कॉलेज में सब ऊपर से पढ़ाते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल, और करिकुलम तो काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है। बट रियलिटी तो स्टूडेंट्स को पता होगी कॉलेज में क्या ही होता है। वैसे हमने इंजीनियरिंग के बारे में बात करी, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंजीनियरिंग ही क्यों करनी है, तो चलिए मेडिकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। 2014 से लेके अब तक 82% इंक्रीमेंट हुआ है मेडिकल कॉलेजेस में, जिसका नंबर अभी 700 है। 2023 में पहली बार नीट यूजी के 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म एप्लीकेशंस भरे गए, जिसमें से सिर्फ 1.4 लाख सीट्स ही अवेलेबल हैं BDOS और MBBS को मिलाकर। मतलब इसमें भी इंजीनियरिंग की तरह 15 में से सिर्फ एक इंसान को ही चांस मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने का। इंडिया में 20 लाख लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और
सीट्स अवेलेबल नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो नहीं ले पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपका अच्छा बिजनेस ना हो, क्योंकि जॉब में तो आप कहाँ ही पे कर पाओगे इतनी फीस। DY पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि नवी मुंबई में है, जो कि इंडिया का कॉस्टलीस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी MBBS की डिग्री की फ़ीस अराउंड 30.5 लाख है पर ईयर की, और इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँ तो अराउंड 1.5 करोड़ रुपए 5 साल की इसकी मेडिकल फ़ीस है, जो कि पूरी कंट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स माना जाता है। नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग जो मीडियन फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो अराउंड 11.5 लाख पर ईयर है, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अराउंड 21 लाख पर ईयर है। मतलब आप इसका 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपके पास 50 लाख रुपीज़ मिनिमम तो होने चाहिए, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 1 करोड़ मिनिमम तो होने ही चाहिए। अब इतनी फ़ीस के साथ मिडिल क्लास इंसान एडमिशन तो ले नहीं पाएगा, तो इन दी एंड होता ये है कि बच्चे को कोई सी भी फील्ड चूज़ करनी पड़ती है, चाहे वो होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक। इसलिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर मेडिसिन पढ़ने के लिए जाते हैं। वेल, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर MBBS कंप्लीट करना काफ़ी चीपर होता है कंपैरेटिवली इंडिया की। और ये भी एक फैक्ट है कि फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना काफ़ी सिंपल होता है अगर आप इंडिया की बात करें तो, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में लार्ज क्वांटिटी में सीट्स अवेलेबल होती हैं, बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन और एजेंडा काफ़ी कम है। अप्रॉक्स 5.5 ईयर, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपकी कोचिंग फीस, आपका रिटर्न टिकट मिलाकर अराउंड 35 लाख रुपीज़ आती है किसी भी फेयरली डिसेंट कॉलेज में, जबकि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फ़ी ही 45 लाख टू 55 लाख रुपीज़ जाती है। एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 20 to 25,000 स्टूडेंट्स हर साल दूसरी कंट्रीज़ में मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं। वेल, ये तो हो गया कि आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स ले ली, लेकिन क्या इसके बाद जॉब मिलने की गारंटी है? वेल, इसके दोनों आंसर हैं, यस और नो। इंडिया में अभी 2 लाख अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स हैं जो कि रूरल एरियाज़ में सर्व कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर पे और पर्स दिए जाएं तो। मोस्टली MBBS डॉक्टर सऊदी अरेबिया दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भागे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स फ्री सैलरीज मिलती हैं। अगर गवर्नमेंट भी यहाँ पर प्रॉपर पे और पर्क्स प्रोवाइड करे तो आई थिंक डॉक्टर्स यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर कोविड-19 2021 में एक बूम आया इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जिसमें बोला जा रहा था कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन कुछ स्टार्टअप 2022 के एंड तक आते आते बंद हो गए कि मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप फंडिंग पर चलते हैं, और जब इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नहीं दिखता या प्रॉफिट हो जाता है तो वहाँ से वो उस कंपनी से एग्जिट कर लेते हैं, और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए इन्वेस्टर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इनफ फंड्स ना होने की वजह से या प्रॉफिट दिखाने की वजह से कंपनी को ले ऑफ करने पड़ते हैं। वेल, देख के बुरा लगा होगा लेकिन रियलिटी यही है। लेकिन स्टार्टअप्स का ले ऑफ परसेंटेज कुछ भी नहीं है जो परसेंटेज बिग टेक कंपनीज का है। गूगल, मेटा और अमेजोन जैसी कंपनी ने 2023 में 56,000 ले ऑफ किए वर्ल्ड वाइड, वो भी लॉस ना होने पर, जबकि एप्पल जैसी कंपनी ने भी 600 ले ऑफ किए। यहाँ तक कि ये कंपनी कभी भी लॉस में नहीं गई और हमेशा तगड़े प्रॉफिट में रही है। अगर यही मैं इंडियन कंपनीज की बात करूँ लाइक TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो, जिन्होंने एक साल के अंदर 67,000 लोगों के ले ऑफ कर दिए। TCS जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका टोटल रेवेन्यू अराउंड 61,000 करोड़ है, और इसका अगर नेट प्रॉफिट देखो 2023 का जो कि 11,000 करोड़ रुपए गया है। यही इन्फोसिस जैसी कंपनी जो कि एक ग्लोबल कंसल्टिंग एंड IT सर्विसेज कंपनी है, जिसका नेट प्रॉफिट 2023 में 21,000 करोड़ रुपए गया है। और लास्ट आती है विप्रो, जिसका नेट प्रॉफिट TCS के अराउंड ही गया है लाइक 12,000 करोड़ रुपए। अब इन कंपनीज का लॉस तो हुआ नहीं और प्रॉफिट भी अलग ही लेवल पे हुआ है, तो ले ऑफ करने की क्या नीड थी? तो एक्चुअल में होता क्या है, कंपनी सोचती है कि अगर वही काम कम एम्प्लॉयज़ में हो सकता है तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत क्या है, तो इसलिए कंपनीज ले ऑफ करना स्टार्ट कर देती हैं। और एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे ले ऑफ के बाद, कंपनी को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो बिल्कुल मत कहना कि ये कंपनीज लाखों नीडी लोगों को फूड प्रोवाइड कर रही हैं, वो बस अपना प्रॉफिट कर रही हैं वर्कफोर्स कम करके। अब बताइए कहाँ है जॉब सिक्योरिटी और कैसी जॉब सिक्योरिटी? आप लोगों को अंदाज़ा भी एक कॉलेज स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है एक एवरेज प्लेसमेंट पाने के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट, और अगर प्लेसमेंट ना हो तो रिश्तेदारों की कमेंट्स कि उसका तो हो गया तुम्हारा नहीं हुआ। वेल, कहने के लिए तो काफ़ी कुछ है इस चीज़ पर, लेकिन इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, किसी दिन ओपन होकर बात करेंगे। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने पोस्ट किया कि 2024 में इंडिया के अंदर बहुत बड़ी हायरिंग होने वाली है। 80% जो हायरिंग होने वाली है वो मोस्टली क्लरिकल वर्क और BPO सेक्टर के लिए होने वाली है।
अगर बिलीव नहीं होता तो नोएडा और दिल्ली जाके देख लो, वहाँ पर फ्रेशर्स को बीपीओ और सेल्स के अलावा इजीली कोई भी हायर नहीं करता और ये कंपनी 20 से 25 हज़ार ऐसा सैलरी देती हैं और लेबरों की तरह काम करवाती हैं, एक्चुअल में लेबर ही बना देती हैं। वेल, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीपीओ सबसे पहला सेक्टर होगा एआई के थ्रू रिप्लेस होने वाला, क्योंकि एआई डे बाय डे इतना पावरफुल होता जा रहा है कि आपको बिलीव नहीं होगा। और एग्जाम्पल के लिए आप एक क्लिप देख लीजिए। Delve into the extraordinary. Episode 1 unveils the giraffe flamingo, flying pigs, charming creatures that redefine the sea, plunges us into the depths to discover the whale puss, an elegant blend of whale activating our hearts. Episode 6 features the horsefly, a small yet noble creature that जितनी क्लिप्स आपने देखी है एआई के थ्रू बनी है या एआई से बनी है। एआई का यूज़ मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल या टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर में हो सकता है। वेल, एआई जॉब्स रिप्लेस करेगी या नहीं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो जॉब्स का पाथ होगा वो थोड़ा सा स्टीप होता चला जाएगा। मतलब जॉब होंगी तो, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी कम होगी। लाइक 51% एचआर ने कहा कि एआई कंटेंट राइटर की जॉब तो ले ही चुका है, लेकिन 46% कस्टमर सर्विसेज की भी जॉब ले लेगा। और इन चीज़ों के चलते कंपनीज ले ऑफ करने लगती हैं वर्कफोर्स कम करने के लिए, और जो एम्प्लॉय बचते हैं उनसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स पे काम कराती हैं, जिसमें इन्फोसिस के फाउंडर एंड सीईओ नारायण मूर्ति बोल रहे हैं कि 70 आवर पर वीक काम करना चाहिए लोगों को। एक बार सोच के देखो, 25,000 की मंथली सैलरी और वर्किंग आवर्स 12 घंटे से ज़्यादा। और अगर आप सोच रहे हो कि आप काम कर लोगे 12-12 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के सालों तक, तो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और मेंटल हेल्थ के लिए भी। क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर के सामने काम करने से सालों तक आपको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। और अगर आप कंप्यूटर के सामने काम करते हो घंटों तक बिना रुके, तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स तो देख ही जाएंगे। 76% एम्प्लॉयज और वर्कर्स का कहना है कि स्ट्रेस उनकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 87% इंडियंस का कहना है कि वर्क लाइफ बैलेंस कंपनीज की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्कर्स का कहना है कि वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल हेल्थ उनके लिए पहले की तरह इंपॉर्टेंट है जैसे कि कोविड पीरियड में था। मैकिन्सी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने कहा कि उनको एक फ्लेक्सिबल और वर्चुअल हाइब्रिड एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉय कभी कभी हाइब्रिडली या रिमोटली काम करे और कभी कभी फिजिकली। अभी टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से और डिप्रेशन की वजह से काफ़ी अजीब और फनी इंसिडेंट, या फिर आप कह लो एक तरीके से अजीब इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट में हुआ क्या कि उस एम्प्लॉय ने या फिर उसके और कलीग्स ने कुछ गुंडे हायर किए उसकी सीनियर को मारने के लिए, क्योंकि वो सीनियर भी एक टॉक्सिक वर्क कल्चर का पार्ट था। मैं इन चीज़ों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल ये कोई नहीं पूछता कि आप खुश हो या मेंटली कैसे हो। लोग बस ये पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है या फिर क्या करते हो आप। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, या फिर एक टॉक्सिक स्ट्रेसफुल वर्क कल्चर को कैसे डिप्लीट किया जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें कम तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं।